नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग माई एसक्यूएल का सेलेक्ट क्लॉज पढ़ेंगे। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में इस सेलेक्ट क्लॉज से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये। अकेले क्लॉज से कई क्वेश्चंस आते हैं जो टेबल के बेस पे होंगे। तो सेलेक्ट क्लॉज में हम लोग जो भी पढ़ेंगे, जो भी क्वेरी होगा वो केवल डिस्प्ले पर्पज़ के लिए होगा। मतलब सेलेक्ट क्लॉज क्या करता है कि जो टेबल आपने कंप्यूटर में बनाया है वहाँ से डेटा लेके आपको डिस्प्ले करेगा। और सेलेक्ट क्लॉज टेबल के कंटेंट को, ओरिजिनल कंटेंट को कुछ भी नहीं करेगा, वहाँ कोई चेंज नहीं करेगा। वो वहाँ से कॉपी उठाएगा, जैसा आप चाहते हैं, जैसा क्वेरी देते हैं वैसा मॉडिफाई करेगा और आपको डिस्प्ले कर देगा। तो आप ध्यान रखिए, सेलेक्ट क्लॉज केवल डिस्प्ले पर्पज़ के लिए है, कोई मॉडिफिकेशन पर्पज़ के लिए नहीं है। तो ये हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था DDL DML, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। ये व्यू लैंग्वेज होता है, सेलेक्ट व्यू लैंग्वेज में आता है, जो कि केवल देखने के काम आता है, डिस्प्ले पर्पज़ के लिए काम आता है। तो चैप्टर शुरू करने के पहले, ये टॉपिक शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि सेलेक्ट क्लॉज का क्वेरी लिखने का मेथड होता है। सेलेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कॉलम का नाम लिखेंगे, फिर फ्रॉम लिखेंगे, फिर टेबल लिखेंगे, अलग अलग लाइन में लिखेंगे। आप सारी क्वेरीज एक ही लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं लाइन बाय लाइन हर एक क्लॉज को लिख रहा हूँ, उसी तरह आप भी लिखेंगे। और आप पेन और पेपर लेकर बैठिए, साथ में साथ प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। तो पहला कमांड हम लोग पढ़ेंगे, टू डिस्प्ले टेबल कंटेंट। कोई टेबल है, उसका पूरा का पूरा कंटेंट अगर डिस्प्ले करना है स्क्रीन पर, तो हम लोग क्या क्वेरी लिखेंगे जिससे हमको टेबल कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिख जाए। तो हम लोग जो लिखेंगे वो होगा सेलेक्ट ऑल। यहाँ पे स्टार लिखते हैं, एस्टेरिक मार्क, लेकिन इसको बोलते हैं ऑल। सेलेक्ट ऑल, इसके बाद नीचे लिखेंगे फ्रॉम के आगे टेबल का नाम, फिर सेमीकोलन। ऐसा करके जब हम एंटर करेंगे तो हमको टेबल इस तरह पूरा स्क्रीन पे दिखेगा। तो अब ये था पूरा का पूरा टेबल डिस्प्ले करना, मतलब कि उसके हर एक रो की सारी कॉलम की वैल्यू को एज इट टेबल है, तो आप ये कमांड लिख दीजिए, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPL टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ क्वेरी डिस्प्ले करना चाहते हैं, सेलेक्टेड कॉलम, सेलेक्ट क्या करता है, कॉलम को सेलेक्ट करता है, कौन कौन से कॉलम की वैल्यूज को आपको डिस्प्ले करनी है। तो अगर आप सेलेक्ट में स्टार लिख दिए तो सारे कॉलम की वैल्यूज को ले लेगा। लेकिन सेलेक्ट में आप चाहते हैं कि नहीं, हमको कुछ कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, पूरी नहीं, तो सेलेक्ट में उन्हीं कॉलम का नाम देंगे जिसकी कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले करनी है। जैसे यहाँ पर है सेलेक्ट EMP नेम E सेल फ्रॉम EMPL रहेगा। सेलेक्ट के बाद कॉलम का नाम होगा, कॉलम के नाम हो सकते हैं कॉमा कर करके, या फिर सेलेक्ट के बाद स्टार होगा, स्टार मतलब सारे कॉलम। इसके बाद फ्रॉम के बाद टेबल का नाम होगा ही होगा। इसी तरह आप ऊपर नीचे करके हर एक क्लॉज को लिखेंगे, इसके बाद लास्ट में सेमीकोलन देंगे। तो अब ये क्वेरी क्या करेगा, एम्प्लॉई नेम और ई सैलरी के कॉलम को डिस्प्ले करेगा। देखिए टेबल में तो सब है, लेकिन उसने क्या उठाया, एम्प्लॉई नेम और ई सैलरी, उसकी कॉलम की वैल्यू को यहाँ डिस्प्ले कर दिया। तो जो आप सेलेक्ट में लिखेंगे, जिस ऑर्डर में लिखेंगे उसी ऑर्डर में डिस्प्ले होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट का तीसरा क्वेरी देखते हैं हम लोग। तीसरा है टू डिस्प्ले कंटेंट ऑफ सेलेक्टेड फील्ड इन डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द टेबल। टेबल में किसी और ऑर्डर में कॉलम है और हम डिस्प्ले किसी और ऑर्डर में कराना चाहते हैं। तो सेलेक्ट में जिस ऑर्डर में आप कॉलम का नाम लिखेंगे उसी ऑर्डर में डिस्प्ले होगा, टेबल में चाहे जिस ऑर्डर में हो। और सेलेक्ट क्लॉज टेबल की वैल्यू को चेंज नहीं करता है। तो हमने यहाँ लिखा सेलेक्ट ई सेल EMP। देखिए
सेलेक्ट ई सेल कॉमा EMP लिखा, तो पहले जो कॉलम आएगा ई सैलरी आएगी, उसके बाद EMP आएगी, उसकी वैल्यूज डिस्प्ले होंगी, EMPL टेबल से ले लेगा वो। अब टेबल में तो EMP नेम पहले है और ई सैलरी बाद में है, लेकिन आपने सेलेक्ट में ई सेल पहले लिखा है, EMP नेम बाद में लिखा, तो उसी ऑर्डर में डिस्प्ले होगा। वो टेबल से वैल्यू उठाएगा और चेंज करके डिस्प्ले कर देगा। अब क्या क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे सेलेक्ट कमांड लिखने में, तो ज़रा देखिए, सेलेक्ट फ्रॉम ऑल, सेलेक्ट के बाद स्टार होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा, सेलेक्ट के बाद फ्रॉम लिखा फिर स्टार लिखा। एक ही लाइन में लिख लें ठीक है, बट आपको स्टार यहाँ लिखना था सेलेक्ट के बाद, लेकिन आपने यहाँ लिख दिया तो ये गलत है। दूसरा, सेलेक्ट ई सेल एंड नहीं होगा। एक से ज़्यादा अगर कॉलम की वैल्यू आपको डिस्प्ले करनी है तो कॉमा कर करके हर एक कॉलम का नाम लिखते जाएंगे, कहीं भी एंड और नहीं लिखना है सेलेक्ट में, तो ये यहाँ पर मिस्टेक है। सेलेक्ट ई सेल, सभी कॉलम के नेम में और टेबल के नेम में इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा, क्योंकि कॉलम नेम टेबल नेम ये क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं, टेबल के वेरिएबल होते हैं, इनमें आपका इन्वर्टेड कॉमा नहीं चलेगा। अगर आप कर रहे हैं तो ये एरर देगा। अगला हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेरी। तो चलिए अब प्रैक्टिस टाइम है, अपना पेन और पेपर उठाइए। एक क्वेश्चन दिया हुआ इस टेबल के बेस पे, इसका आप सलूशन लिखिए और आगे मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको मैच करिए, वीडियो को पॉज करके देखिए कहाँ पे गलती हो रही है, गलती को करेक्ट करने की कोशिश करिए। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन है, राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले एम्प्लॉई आईडी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉई फ्रॉम टेबल EMPL गिवन बिलो। तो इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट ऑफ द एम्प्लॉई फ्रॉम टेबल EMPL गिवन बिलो। ये टेबल है, इसका नाम EMPL है, दिया हुआ है। इसका आपको क्या करना है, क्वेरी लिखना है, कमांड। तो डिस्प्ले लिखा है तो आपको सीधे सीधे क्या लिखना है, सेलेक्ट। डिस्प्ले हो, टू लिस्ट एम्प्लॉय आईडी, टू शो एम्प्लॉय आईडी, ऐसा क्वेश्चन हो तो आप पहले सेलेक्ट लिख लेंगे। तो हमने पहला काम किया, क्या लिखा, सेलेक्ट। अब क्या क्या कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, वो सेलेक्ट के आगे कॉलम का नाम लिखना है। एम्प्लॉय आईडी डिस्प्ले करना है, तो एम्प्लॉय आईडी जिस कॉलम में है उस कॉलम का नाम क्या है, EMP आईडी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, EMP आईडी लिखेंगे, एम्प्लॉय आईडी नहीं लिखेंगे। वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन टेबल में जो कॉलम का नाम है वही हम मेंशन करेंगे। दूसरा, डिपार्टमेंट भी डिस्प्ले करना है, तो डिपार्टमेंट किस में स्टोर है, DEPT में, तो कॉलम का नाम क्या होगा, DEPT। यहाँ पर हम DEPT लिखेंगे, 2 कॉलम डिस्प्ले करना है। इसके बाद फ्रॉम लिखेंगे, टेबल का नाम लिख के सेमीकोलन लगा के एंटर कर देंगे, तो हमको उसका सलूशन मिल जाएगा। और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। आपको बोर्ड की कॉपी में ये क्वेरी लिखनी है और इसी सीक्वेंस में लिखिए। पहले सेलेक्ट लिखिए, कॉलम का नाम कॉमा कर करके लिखिए जो भी कॉलम है, फिर फ्रॉम लिखिए, टेबल का नाम लिखिए, सेमीकोलन लिखिए। ऐसे लिखने से ऊपर नीचे के क्रम में क्लॉज वाइज लिखेंगे तो गलती होने के चांस कम है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेरी है, टू डिस्प्ले सेलेक्टेड रिकॉर्ड। अब हम लोगों ने अभी क्या देखा था कि
जो डिस्प्ले कर रहे थे उसमें पूरे रो आ जा रहे थे। अब हम चाहते हैं नहीं, हमको पूरा रो डिस्प्ले नहीं कराना है, कुछ रो डिस्प्ले कराना है। तो रो का सिलेक्शन अगर आपको रेस्ट्रिक्ट करना है रिकॉर्ड का, तो वेयर क्लॉज में ही आप कंडीशन दे के उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट ऑल कर दिया, मतलब कॉलम सभी होंगे। इसके बाद फ्रॉम आएगा, फ्रॉम के बाद टेबल का नाम आएगा। अब सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे क्योंकि वेयर क्लॉज आ रहा है। वेयर के बाद में सेमी कॉलन लगेगा। इसके बाद वेयर क्लॉज लगाया और कंडीशन दे दिए जिसका EMPID E104 से ज़्यादा हो उसका सब कुछ डिस्प्ले हो, मतलब सभी कॉलम की वैल्यू उसकी डिस्प्ले हो। और सेमी कॉलन लगाया, एंटर किया। तो देखिए E104 रो की एक वैल्यू है और स्ट्रिंग है, इसलिए सिंगल कोटेशन में होगा। तो ये क्वेरी क्या करेगा, ऐसे एम्प्लॉई जिसका एम्प्लॉई ID E104 से ज़्यादा है उनका पूरा डिटेल डिस्प्ले कर देगा। ऑल मतलब उसके सारे कॉलम की वैल्यू। तो 105, 106, 107 के रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए। नेक्स्ट क्वेरी है डिस्प्ले सेलेक्टेड फील्ड ऑफ सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स। सेलेक्टेड फील्ड, फील्ड मतलब एट्रीब्यूट, सेलेक्टेड रिकॉर्ड मतलब रो। फील्ड को सेलेक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन क्लॉज, सेलेक्ट क्लॉज। यानी एट्रीब्यूट आपको चूज़ करना है, कौन कौन से कॉलम लेने हैं तो वो सेलेक्ट में आप देंगे। और रो को चूज़ करना है तो आप वेयर में डालेंगे, रो को रिस्ट्रिक्ट करना है। अब यहाँ हम दोनों करेंगे, रो भी कुछ लेना चाहते हैं, रो भी कुछ लेना चाह रहे हैं, पूरा नहीं लेंगे, कॉलम भी कुछ लेना चाह रहे हैं। तो सेलेक्ट में क्या लिखेंगे, जो जो कॉलम आपको लेना है वो सेलेक्ट में लिखेंगे। जैसे सेलेक्ट लिखा, EMP नेम DEPT। अब सेलेक्ट के बाद फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम, इसके बाद टेबल नेम रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। वेयर लिख दिया, रो को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए वेयर EMPID लेस देन और इक्वल टू 103, मतलब जिसका EMPID या तो 103 से कम है या 103 है उनका केवल EMP नेम और डिपार्टमेंट शो होगा। तो ऐसे EMPID 103, 101, 102, 103 आएंगे। 101 का EMP नेम आपको रघु मिलेगा, उसका डिपार्टमेंट HR होगा। 102 का दिनेश, उसका डिपार्टमेंट IT। 103 का राघव है, HR डिपार्टमेंट है। तो केवल 2 कॉलम और ये 3 रो डिस्प्ले होगा। तो आप इस तरह आप रो को और कॉलम की वैल्यू को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्या गलतियां होती हैं बच्चों से आंसर लिखने में, उसको थोड़ा देख लीजिए और गलतियों को सुधारने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। क्या है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPL वेयर EMPID। EMPID कॉलम नेम है, कोटेशन में डाल दिया, गलत। तो ये यहाँ पे मिस्टेक है। सेलेक्ट EMP नेम, यहाँ भी कॉलम का नेम स्ट्रिंग बना दिया, तो ये भी गलत है। और ये E104 रिकॉर्ड की वैल्यू है, स्ट्रिंग है तो सिंगल कोटेशन होना चाहिए या डबल कोटेशन। तो ये 3 यहाँ पे मिस्टेक है। तो इस तरह मिस्टेक आप देखिए, प्रैक्टिस करिए, इस तरह की मिस्टेक ना होने पाए। बढ़ते हैं आगे। अगेन वीडियो को पॉज करिए और ये क्वेश्चन दिया है टेबल के बेस पे, इसका आंसर लिखिए और भी मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ और मैच करिए कि आप कहाँ तक सही कर पाए हैं और उसको प्रैक्टिस करके उसका एरर करेक्शन करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल EMPL। यहाँ EMPL सिंगल कोटेशन में दिया है, क्वेश्चन में किसी तरह दे सकता है, लेकिन आप जब भी टेबल का नाम लिखेंगे तो कोटेशन में नहीं होगा क्योंकि वो एक वेरिएबल माना जाता है, वेरिएबल होता है SQL का, तो कोटेशन नहीं होगा। एंड राइट SQL कमांड टू डिस्प्ले, देखिए डिस्प्ले आ गया तो आप सेलेक्ट लिख लीजिए पहले। रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉय, यहाँ रिकॉर्ड्स लिखा है, कॉलम नहीं लिखा है। डिस्प्ले एम्प्लॉई ID या एम्प्लॉई नेम ऐसा नहीं लिखा है, रिकॉर्ड्स लिखा है। रिकॉर्ड में पूरे कॉलम की वैल्यू आएगी, तो आप सेलेक्ट के बाद स्टार लिख लीजिए। जहाँ लिखा हो डिस्प्ले रिकॉर्ड्स या डिस्प्ले डिटेल तो आप सेलेक्ट स्टार लिख लीजिए, सेलेक्ट ऑल।
इसके बाद फ्रॉम और टेबल का नाम तो आएगा ही आएगा, इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। अगला दिया है ऑफ दोज एम्प्लॉई हु ज्वाइंड ऑन 15/2/2020। ऐसे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड जिसका ज्वाइनिंग DOJ 15/2/2020 है। तो यहाँ क्या रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, यहाँ पे रिकॉर्ड रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, रो। तो उसके लिए आपको वेयर क्लॉज लगाना होगा, क्योंकि रो रिस्ट्रिक्ट करना है तो आपको वेयर क्लॉज में जाना पड़ेगा। तो आपने लगाया वेयर। अब देखिए डेट ऑफ ज्वाइन किस कॉलम में है, DOJ में, तो हम लिख देंगे वेयर DOJ इक्वल टू सिंगल कोटेशन में ये डेट। अब देखिए क्वेश्चन में डेट क्या दिया है, सिंगल कोटेशन नहीं है, डेट है। क्वेश्चन में किसी भी तरीके से दे सकता है, लेकिन आप जब देंगे यहाँ पर क्वेरी में तो सिंगल कोटेशन में होगा डेट भी। फॉर्मेट अलग होगा, अलग अलग MySQL में अलग सिस्टम है, ओरेकल में अलग है। तो MySQL में पहले ईयर होता है, फिर मंथ, फिर डे, 2 डिजिट का, और बीच में डैश होगा। यहाँ पे उल्टा दिया है, तो आप जब भी यहाँ लिखेंगे तो वो जिस तरह टेबल में है उसी तरह आप यहाँ पे लिख डालिए। तो ये सिंगल कोटेशन में डेट दे दिया। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPL वेयर DOJ इक्वल टू दिस, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब अपने जो आपने सोल्यूशन लिखा हुआ है पेपर में उससे मैच करिए और एरर करेक्शन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, अगेन वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन का आंसर लिखिए, और मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ उससे मैच करिए। इसका सोल्यूशन देखिए क्या है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल EMPL, राइट SQL कमांड टू डिस्प्ले। अगेन आ गया डिस्प्ले, तो डिस्प्ले के लिए आपको सीधे सीधे क्या लिख देना है, सेलेक्ट नेम एंड सैलरी। अब ये डिस्प्ले रिकॉर्ड या डिस्प्ले ऑल करके डिटेल करके नहीं दिया, उसने मेंशन कर दिया है कि केवल नेम और सैलरी डिस्प्ले होगी। तो एम्प्लॉय का नेम किस में है, EMP नेम, तो हम यहाँ सेलेक्ट में EMP नेम लिख देंगे। दूसरा सैलरी भी डिस्प्ले करना है तो एंड नहीं लगाना है, क्वेश्चन में तो एंड दिया है, यहाँ पे नहीं लगना है। तो सैलरी के लिए कॉलम कौन सा है, ई सेल, तो हमने लिख दिया कॉमा ई सेल। इसके बाद फ्रॉम EMPL रहेगा। रेस्ट्रिक्शन के लिए इसने कंडीशन दी है सैलरी जिसकी 41,000 से ज़्यादा हो, 41,000 से। तो ई सेल कॉलम को हम क्या करेंगे, लिख देंगे वेयर ई सेल ग्रेटर देन 41,000 देन सेमीकॉलन। तो ये सोल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का। आप जो आपने पेपर में सोल्यूशन लिखा है मैच करिए और करेक्शन करिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेरी है, स्केलर ऑपरेशन ऑन फील्ड। फील्ड मतलब कॉलम, कॉलम पर स्केलर ऑपरेशन कैसे करेंगे, मतलब कॉलम की वैल्यू में कुछ प्लस करना हुआ, कुछ मल्टीप्लाई करना हुआ, कुछ डिवाइड करना हुआ, तो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने किया है सेलेक्ट EMP नेम एज इट इज़ डिस्प्ले कराया है, बट सैलरी कॉलम में 1000 प्लस करके डिस्प्ले कराया है। फ्रॉम EMPL एज इट इज रहेगा। कंडीशन दे दिया जिसका EMP ID 103 से कम हो, उनका एम्प्लॉई नेम और उनके सैलरी में 1000 प्लस होकर डिस्प्ले हो। तो EMP ID E103 से कम कौन कौन से है, E101, E102। उनका एम्प्लॉई नेम पहला है E101 का रघु, उनकी सैलरी 50,000 थी, 1 प्लस होकर 51,000 दिखेगी। दूसरा होगा E102 जिसका नाम है एम्प्लॉय का दिनेश, उसकी सैलरी 40,000 थी, 1000 प्लस होगी, 41,000 होगा। तो ये डिटेल डिस्प्ले होगा। और आप ध्यान दीजिए कॉलम का नेम क्या डिस्प्ले हो रहा है, जो सिलेक्ट में आपने लिखा है वही कॉलम का नाम डिस्प्ले होगा। सेलेक्ट क्लॉज में जो भी आप मेंशन किए वही कॉलम का नाम होगा, और उसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू उसके हिसाब से वैल्यू चेंज होती जाएगी। अगला क्वेरी है फील्ड एलियाजिंग। एलियाजिंग मतलब उसका नाम बदल देना, फील्ड मतलब कॉलम, कॉलम का नाम बदल के डिस्प्ले करना है। मतलब ये कि ऐसा क्वेरी लिखो जिसमें वैल्यू तो उन्हीं कॉलम से आए जो पहले से टेबल में है, लेकिन उनके कॉलम का नाम दूसरा हो जाए। जैसे यहाँ पे लिखा हमने सेलेक्ट
EMP नेम डिस्प्ले हो जाए, ई सैलरी का 10% डिस्प्ले हो, बट उस कॉलम का नाम बोनस हो जिसमें डिस्प्ले हो, ये उसका ये नाम ना हो। तो यहाँ पर क्या लगा, एज। अगर एज लग गया तो एज के पहले वाले जो एक्सप्रेशन दिया उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन जहाँ वैल्यू प्रिंट हो रही है उस कॉलम का नाम एज के बाद वाला होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या डिस्प्ले हुआ, एम्प्लॉई नेम और बोनस, कॉलम का नाम बोनस है, लेकिन बोनस की वैल्यू क्या होगी, एम्प्लॉई का 10%, एम्प्लॉई सैलरी का 10%। वैल्यू कहाँ से आएगी, क्योंकि बोनस नाम का कॉलम तो टेबल में है नहीं, टेबल में ई सैलरी है, तो वैल्यू तो ई सैलरी से आएगी, लेकिन उसके कॉलम का नाम होगा बोनस, क्योंकि यहाँ एज लगा हुआ है। तो वेयर भी दिया हुआ EMP ID लेस देन E104, जिसका एम्प्लॉई ID E104 से कम हो, यानी E101, 102, 103, उनका एम्प्लॉई नेम ये हो गए, और उनका सैलरी का 10%, देखिए रघु का सैलरी परसेंट था 50,000, उसका 10% होगा 5,000। इसके बाद दिनेश का 40,000 था, तो वो हो गया 4,000। और राघव तीसरा है 103, जिसका 48,000 है सैलरी, तो उसका 10% निकालेंगे तो 4,800 आएगा। तो वैल्यूज़ तो ई सैलरी से आएगी, लेकिन उस कॉलम का नाम अगर आप एज नहीं लगाते तो ये होता, एज लगाने के बाद बोनस हो गया। तो कॉलम का नाम आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेरी है एडिंग टेक्स्ट इन आउटपुट क्वेरी आउटपुट। अब हम चाहते हैं कि जो सेलेक्ट क्लॉज डिस्प्ले कर रहा है उसमें कुछ एडिशनल टेक्स्ट प्रिंट हो, जैसे जो कि टेबल के में ना हो। जैसे यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉई नेम डिस्प्ले हो, और आर एस को हमने सिंगल कोटेशन में दिया है रुपीज़ नाम का कॉलम टेबल में नहीं है, लेकिन कॉमा करके हमने रुपीज़ सिंगल कोटेशन में दे दिया, तो इसका एक कॉलम बन जाएगा, उस कॉलम में वैल्यू भी यही होगा और कॉलम का नाम भी यही होगा। तो देखिए एम्प्लॉई नेम ये हो गया, RS ये हो गया, और ई सैलरी तीसरा कॉलम है, ई सैलरी यहाँ हो गया। वेयर में दिया हुआ EMP ID लेस देन E104, जिसका EMP ID 104 से कम है, उनका एम्प्लॉई नेम, फिर रुपीज़ डिस्प्ले हो RS, फिर उनका एम्प्लॉई सैलरी डिस्प्ले हो। तो ऐसे 3 है, एम्प्लॉई नेम रघु हो गया, RS एक नया कॉलम ऐड हुआ है जो कि टेबल में नहीं है, तो ये RS की वैल्यू सब में वही RS ही होगी जो यहाँ पर है, और ई सैलरी की वैल्यू रघु की 50, दिनेश की 40, और इसकी जो टेबल में है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। तो अब डिफरेंस आपको थोड़ा सा देख लेना है, डिफरेंस बिटवीन अलियासिंग एंड एडिंग टेक्स्ट इन आउटपुट क्वेरी। अलियासिंग में एज लगता है, और जो नया नाम कॉलम कर देंगे वहाँ सिंगल कोटेशन नहीं होगा, तो कॉलम की वैल्यू तो टेबल से आएगी, लेकिन उसका नाम जो यहाँ देंगे वो होगा। एडिंग टेक्स्ट में एज नहीं लगेगा, और जो नया टेक्स्ट आएगा वो सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में होगा, और उसकी वैल्यू भी उसी तरह आ जाती है, वही वैल्यू भी होगा, वही कॉलम का नेम भी होगा। तो ये डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर इन वेयर क्लॉज। दोस्तों वेयर क्लॉज में हम लोग ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर तो कंडीशन के लिए हमेशा यूज होता है। लॉजिकल ऑपरेटर एक से ज़्यादा कंडीशन अगर वेयर में लगाने हैं आपको फिल्टर में, तो एंड या और लॉजिकल ऑपरेशन लगा सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेरी लिखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPL वेयर EMP ID लेस देन E103 एंड डिपार्टमेंट इक्वल टू HR। तो ऐसा रिकॉर्ड, ऐसे एम्प्लॉय का डिटेल जिसका EMP ID E103 से कम हो और उसका डिपार्टमेंट HR हो, दोनों होना ज़रूरी है क्योंकि एंड लगा है। तो ऐसा एक ही रो है E101 वाला है, जिसका EMP ID E101 है जो कि E103 से कम है और डिपार्टमेंट HR है। तो एक ही रो आएगा, उस रो की सारी वैल्यू डिस्प्ले होगी। दूसरा यहाँ देखिए
select all from EMPL where EMPID greater than E105 or E सैलरी ग्रेटर देन 43,000। ऐसे एम्प्लॉई का रिकॉर्ड जिसका एम्प्लॉई आईडी E105 से ज़्यादा हो या जिसकी सैलरी 43,000 हो। मतलब ये हो गया जिसका EMPID E105 से ज़्यादा है, जैसे E106, E107, इनका भी रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा पूरा रो क्योंकि स्टार लिखा हुआ है। और जिसका सैलरी 43,000 से ज़्यादा है उनका भी डिस्प्ले होगा, दोनों का होगा क्योंकि आर है। तो जो भी सेटिस्फाई करेगा, चाहे ये करे चाहे ये करे, वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। तो ऐसे यहाँ पे जो हमारा टेबल था उससे 4 रो मिलेंगे जिनकी ये वैल्यू आपको डिस्प्ले होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगेन प्रैक्टिस टाइम। पेन पेपर उठाइए और वीडियो को पॉज करके इसका सलूशन लिखिए। सलूशन लिखने के बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए, मैं इसका सलूशन प्रोवाइड करता हूँ, वो कंपेयर करिए, देखिए कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है। तो क्वेश्चन था, ये EMPL टेबल दिया हुआ है, इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्प्ले एम्प्लॉई नेम एंड टैक्स एज 30% ऑफ सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज़। तो आइए इसका सलूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम एंड टैक्स। तो डिस्प्ले लिखा है तो हम क्या लिखेंगे? सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम लिखा है तो कौन सा कॉलम में एम्प्लॉय नेम है? EMP नेम। और लिखा है टैक्स एज 30% ऑफ सैलरी। टैक्स नाम का कॉलम टेबल में नहीं है, लेकिन टैक्स डिस्प्ले करना है जो कि सैलरी का 30% होगा। सैलरी वाला कॉलम है तो सैलरी का 30% हम निकाल सकते हैं। कॉलम का जो नाम आएगा वो नाम को चेंज कर देना होगा टैक्स। कैलकुलेशन 30% का ई सेल पे होगा लेकिन कॉलम का नाम टैक्स हो जाएगा। तो हमने क्या किया? 30% ऑफ ई सैलरी, ये देखिए ई सेल इंटू 30/100, 30% ऑफ सैलरी हो गया एज टैक्स। कॉलम में लिया जी कि वैल्यू तो आएगी 30% ऑफ ई सैलरी, लेकिन उस कॉलम का नाम हो जाएगा टैक्स फ्रॉम EMPL। ये हुआ पहले क्वेश्चन का सलूशन। इसको आप देखिए आपने कहाँ तक सही किया है। दूसरा क्वेश्चन है डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉई। सेलेक्ट लिखा, रिकॉर्ड्स लिखा है तो स्टार लिख दिया हमने। रिकॉर्ड्स लिखा हो, डिटेल लिखा हो, कॉलम का नाम मेंशन नहीं किया है। कंडीशन क्या है? दोज एम्प्लॉई हुज एक्सपीरियंस इज मोर देन 12 ईयर एंड डिपार्टमेंट इज IT। 2 कंडीशन दिया है, एक्सपीरियंस 12 साल से ज़्यादा हो और डिपार्टमेंट IT हो। तो हमने लिखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPL वेयर EXP ग्रेटर देन 12 एंड, क्योंकि यहाँ एंड दिया, दोनों होना जरूरी है तो एंड लगाया। एंड डिपार्टमेंट किस कॉलम में है? DEPT इक्वल टू IT स्ट्रिंग है तो सिंगल कोटेशन में लिख दिया, सेमी कॉलन लगा दिया। ये सलूशन हो गया दूसरे क्वेश्चन का। आप मैच कर लीजिए और करेक्शन कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेरी पर। ये हमारा टेबल है, इसके बेस पे अगला क्वेश्चन होगा हम लोगों का, क्वेरी होगा यूज ऑफ डिस्टिंक्ट कीवर्ड। डिस्टिंक्ट कीवर्ड कैसे यूज होता है, किस पर्पज़ के लिए यूज होता है, ये देखते हैं। एक क्वेरी लिखा है हमने सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डेप्थ DEPT। डिस्टिंक्ट कीवर्ड है, एक फंक्शन है, उसके आर्गुमेंट में हमने लिखा कॉलम का नाम फ्रॉम EMPL। तो अब क्या होगा, ये क्वेरी डिपार्टमेंट कॉलम की डिस्टिंक्ट वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। अब डिपार्टमेंट कॉलम में देख लीजिए HR 3 बार आया है, IT 2 बार, CS 2 बार। तो डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या करेगा? एक एक वैल्यू ले लेगा, एक HR, दूसरा IT, तीसरा CS, 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू हुई।
तो डिस्टिंक्ट वैल्यू दिखा देगा। कॉलम का नाम वही होगा जो सेलेक्ट में लिखा है, डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट, वैल्यूज डिस्टिंक्ट आएंगे, रिपीटेड वाला एक बार आएगा। दूसरा इसका पोर्शन ये है कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट के साथ अगर आपने कोई और कॉलम भी दे दिया जिस पे सेलेक्ट क्वेरी में, तो डिस्टिंक्ट काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट ईएमपी नेम कॉमा डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट, तो ईएमपी नेम के साथ डिस्टिंक्ट आया है तो अब डिस्टिंक्ट काम नहीं करेगा, वो सारी डिपार्टमेंट दिखा देगा, करेस्पॉन्डिंग एम्प्लॉई नेम भी दिखाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये डिस्टिंक्ट होगा, डिस्टिंक्ट ब्रैकेट में डिपार्टमेंट, जो सेलेक्ट में लिखा है वही कॉलम का नाम होगा। अब डिस्टिंक्ट लगाने का कोई मीनिंग नहीं है। तो डिस्टिंक्ट जब अकेला आएगा तब तो उसका काम है, अपने साथ और कुछ आता है तो वो काम नहीं करेगा। क्या क्या मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं आप भी देख लीजिए और वो मिस्टेक से बचिए। जैसे सेलेक्ट लिखा, डिस्टिंक्ट लिखा, डिस्टिंक्ट में आर्गुमेंट में ब्रैकेट के अंदर एक ही कॉलम रखना है, 2 कॉलम एरर दिखाएगा। जैसे हमने डिपार्टमेंट लिखा, एक EXP लिखा, 2 कॉलम हो गया, कॉमा करके लिख दिया तो ये एरर है। दूसरे में सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट कॉमा डिस्टिंक्ट EXP, सेलेक्ट के साथ केवल एक ही डिस्टिंक्ट आएगा और एक ही कॉलम उसमें होगा, 2 बार डिस्टिंक्ट एरर दिखाएगा, तो ये भी एरर होगा। इन सब एरर से बचिए और प्रैक्टिस करिए कि ये एरर ना हो। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यूज ऑफ इन कीवर्ड। इन कीवर्ड का यूज़ कहाँ होता है? अगर आपको रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ दिया है उसमें से उसके बेसिस पे आपको रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है तो इन का यूज़ करेंगे, इन कीवर्ड। देखिए यहाँ पर एक क्वेरी लिखा है, सेलेक्ट ईएमपी नेम ई सैलरी, 2 चीज़ें डिस्प्ले करनी है, 2 कॉलम की वैल्यू ईएमपी नेम और ई सैलरी कॉलम की वैल्यू डिस्प्ले करनी है ईएमपी टेबल से, जिसका डिपार्टमेंट या तो CS या तो IT हो या तो CS हो। ये इन का यूज़ है। वेयर डिपार्टमेंट इन, ब्रैकेट लगाया, IT CS आप और भी वैल्यू दे सकते हैं। तो ये क्वेरी क्या करेगी, ऐसे रो जिनका डिपार्टमेंट नेम में जिनके या तो IT हो या तो CS हो, दोनों ज़रूरी नहीं है, और का काम करेगा, या तो IT हो या तो CS हो, कॉमा करके देंगे तो वो भी आ जाएगा। ऐसे सभी रो का एम्प्लॉय नेम और ई सैलरी डिस्प्ले होगा। तो ऐसे हमारे पास 4 रो हैं, उन चारों रो का एम्प्लॉय नेम और ई सैलरी डिस्प्ले हो गया। इसमें मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, EMP नेम, ई सैलरी लिखा, फ्रॉम EMPL वेयर डिपार्टमेंट इन, अभी ब्रैकेट इन्होंने स्मॉल नहीं लगा के क्या लगा दिया, लिस्ट वाला लगा दिया। क्वेश्चन में लिस्ट ऑफ वैल्यूज लिखा रहता है, तो पाइथन का लिस्ट समझ के यहाँ पे आपने लिस्ट लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि SQL में एक ही ब्रैकेट चलता है, स्मॉल ब्रैकेट, कुछ भी लिखा हो। तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इससे बचिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये टेबल हमारा है, इसके बेस पे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेरी होगा बिटवीन कीवर्ड। अगर आपको रेंज ऑफ वैल्यू के बेस पे रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है तो बिटवीन का यूज़ करेंगे। जैसे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPL वेयर ई सेल बिटवीन 45,000 एंड 50,000। ऐसे रिकॉर्ड जिनका ई सेल 45,000 और 50,000 के बीच में हो, इंक्लूडिंग 45,000 एंड 50,000, वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। बिटवीन वाले कीवर्ड में लोअर रेंज और अपर रेंज इंक्लूडेड होता है, उनके बीच वाला भी होगा और वो भी होगा। जैसे ये 45,000 से 50,000 के बीच में वैल्यू लेगा, 45,000 और 50,000 भी लेगा। तो ऐसे हमारे 2 रो आएंगे, वो दोनों रो को ये डिस्प्ले कर देगा।
अब बिटवीन में क्या क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे वो थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है और बच्चे मिस्टेक करके आते हैं यहाँ पर, वहाँ पे मार्क्स इनका कटता है। जैसे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPL लिखा, वेयर ई सेल इज, बिटवीन के पास इज वगैरह नहीं लगेगा, वेयर ई सेल इज नहीं लगेगा, वेयर ई सेल बिटवीन डायरेक्ट लगाना है। दूसरा तो यहाँ पर ये एरर है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPL वेयर ई सेल बिटवीन 45,000 टू नहीं रहेगा, यहाँ पर एंड लिखना है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPL वेयर ई सेल बिटवीन 50,000 एंड 40,000, यहाँ सब कुछ ठीक है लेकिन रेंज गलत है। पहली वैल्यू बिटवीन के साथ जो पहली वैल्यू होगी वो छोटी वैल्यू होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू जो एंड के बाद लिखते हैं वो बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, अदरवाइज इस क्वेरी का आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे 45,000 होना चाहिए, यहाँ पर 50,000 होना चाहिए, इसका ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेरी पर, नल, यूज़ ऑफ नल। देखिए अगर नल को आपको सर्च करना है टेबल में तो वहाँ पर इक्वल टू नहीं चलेगा, इज लगेगा। जैसे हमने लिखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPL वेयर ई सेल इज नल, जिसका सैलरी नल हो उसका रो डिस्प्ले हो जाए। अगर आपने यहाँ इज की जगह इक्वल टू लगा दिया तो वो एरर दिखाएगा। ध्यान दीजिए, नल के अलावा कोई भी वैल्यू हो वहाँ पर इक्वल टू लगेगा, लेकिन नल है तो इक्वल टू ना लगा के आप इज लगाएंगे, तब जाके आपका आउटपुट आएगा। तो ऐसे रो जिनका एम्प्लॉय सैलरी नल है, ऐसे दो रो हैं, वो दो रो यहाँ से आ जाएंगे। पहला ये हो जाएगा E104 E107, इसका आउटपुट होगा। इसी तरह नॉट नल के साथ इज लगाएंगे। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम EMPL वेयर ई सेल इज नॉट नल। ऐसे रिकॉर्ड से दो चीज़ें डिस्प्ले करनी है, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट, जिनके रो में ई सैलरी नल नहीं है। तो ई सेल नल किस में नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये पांचवा, छठवां, यही तीन रो हैं जिसमें नल नहीं है, बाकी दो में तो नल है। तो इन रो में से एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट केवल डिस्प्ले होगा, ये इसका आउटपुट आएगा। ठीक है। नल के अलावा अगर कोई और वैल्यू आपको देनी होती, अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखना होता ई सेल नॉट इक्वल टू 35,000, तो उसके लिए नॉट का सिंबल ऐसे लगता है, तब ये करेक्ट होता है, वहाँ इज नहीं चलेगा। लेकिन नल है, चाहे नॉट नल कंपेयर करो चाहे नल कंपेयर करो, उसके साथ इज ही लगाना है, अदरवाइज एरर देगा। तो इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बोर्ड में इस पर आता है, एक क्वेश्चन देगा, वहाँ इक्वल टू लगा रहेगा नल के साथ, बोलेगा इसमें क्या मिस्टेक है करेक्ट करिए, तो आप वहाँ इक्वल टू को इज लिख दीजिएगा बस। आगे बढ़ते हैं, अगेन प्रैक्टिस टाइम। क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए, पेन पेपर उठाइए, इसका सलूशन लिखिए। सलूशन लिखने के बाद वीडियो को आगे बढ़ा के आप देखिए जो हमने सलूशन दिया है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहाँ गलती है, गलती को करेक्ट करने की कोशिश करिए। तो आइए देखते हैं इसका सलूशन क्वेश्चन का। दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम whose सैलरी इज बिटवीन दिस टू दिस। तो हमने क्या लिख दिया, सैलरी को रेंज में कंपेयर किया इसने, बोथ इंक्लूडिंग बोथ वैल्यूज़ यहाँ लिखा होगा। अगर 45,000 50,000 इंक्लूडेड लिखा है तब तो आप बिटवीन यूज़ करेंगे, अगर वो इंक्लूडेड नहीं लिखा है, एक्सक्लूडेड लिखा है, तो आप बिटवीन ना यूज़ करके ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ऐसे करके या ग्रेटर देन लेस देन करके आप यूज़ करेंगे। तो हमने लिख दिया सेलेक्ट, डिस्प्ले करना है, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम किस में आ रहा है, EMP नेम में। अब रो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है वो, ऐसे
रो का एम्प्लॉय नेम जिसकी सैलरी इसके बीच में हो, तो रो रेस्ट्रिक्शन के लिए वेयर क्लाज में जाइए, फ्रॉम EMPL रहेगा वेयर ई सेल बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट सेमीकोलन। तो ये इसका सलूशन हुआ पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ दोज एम्प्लॉई हु डोंट गेट सैलरी। इस तरह क्वेश्चन में दिया रहेगा जो सैलरी नहीं पाते उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। तो सैलरी नहीं पाने वालों का या तो नल यहाँ रहेगा या तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा। तो क्वेरी में आप नल ही लिखेंगे, यहाँ नल लिखा हो तब भी, नहीं लिखा हो तब भी, ब्लैंक है तब भी नल लिखेंगे, उसको नल माना जाता है। तो क्या डिस्प्ले करना है? रिकॉर्ड। तो हमने लिख दिया सेलेक्ट स्टार, रिकॉर्ड मतलब स्टार। फ्रॉम EMPL रहेगा ही रहेगा, इसका कोई चेंज नहीं होगा। वेयर रेस्ट्रिक्शन के लिए ये कंडीशन दिया हुआ है, हु डोंट गेट सैलरी, तो वेयर ई सेल इज नल, इज लगा देंगे नल के साथ, जिसका सैलरी नल है वही तो हुआ, जो सैलरी नहीं पाता है उसका रो डिस्प्ले होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अब आपने जो आंसर लिखा हुआ पेपर में उससे मैच कर लीजिए और करेक्शन करने की कोशिश करिए। बढ़ते हैं आगे। हमारा ये टेबल है। अब हम लोग स्ट्रिंग मैचिंग पर चलते हैं। स्ट्रिंग मैचिंग, स्ट्रिंग के पैटर्न मैचिंग के हिसाब से अगर आपको रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है तो आपको 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स पढ़ने होंगे। पहला है परसेंटेज, दूसरा है अंडरस्कोर। ये कैरेक्टर्स लाइक कीवर्ड के साथ यूज़ होगा किसी भी स्ट्रिंग में पैटर्न मैच कराना है। तो कैरेक्टर्स का पहले आप देख लीजिए है क्या। परसेंटेज में अगर आपने वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज़ किया तो ये होता है लेंथ इज़ नॉट फिक्स्ड। इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसकी लेंथ फिक्स नहीं होती है। स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कितने भी लेंथ का हो जाएगा। और ये स्लो होता है प्रोसेसिंग में। ये थोड़ा सा डिफरेंसेज आपको कैरेक्टर्स में जानना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। इनको बोर्ड में आएगा तो आपको इस तरह लिखना होगा। अंडरस्कोर की लेंथ फिक्स होती है, जितने अंडरस्कोर उतने ही कैरेक्टर होंगे, और ये फास्टर होता है क्योंकि ये फिक्स है तो इसलिए फास्टर होता है। अब इसका लाइक कीवर्ड के साथ यूज़ कैसे करते हैं? हमेशा ये स्ट्रिंग पे यूज़ होगा। एक क्वेरी लिखा है सेलेक्ट, यहाँ पर है क्वेश्चन, ऐसा क्वेरी लिखो डिस्प्लेइंग नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ दोज एम्प्लॉई हुज नेम स्टार्ट विथ आर। अब नाम में हम पैटर्न मैच कर रहे हैं, जिसका नाम आर से स्टार्ट हो रहा है उसका नेम और क्या डिस्प्ले होगा, जिसका नाम आर से स्टार्ट हो रहा है उसका नाम और डिपार्टमेंट डिस्प्ले होगा। तो हमने क्या लिख दिया, डिस्प्ले करना है तो सेलेक्ट लिख दिया, नेम एम्प्लॉई नेम EMP नेम में है ये कॉलम लिख दिया, डिपार्टमेंट DEPT में है कॉलम लिख दिया कॉमा करके, फ्रॉम EMPL रहेगा। वेयर में आइए, वेयर मैचिंग किस में कराना है, नेम स्टार्ट हो रहा है आर से, तो नेम किस कॉलम में है, EMP नेम, वेयर नेम लाइक लगाएंगे, लाइक कीवर्ड यूज़ होगा। फिर डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में R% लिखेंगे। परसेंट मतलब फिक्स नहीं है, लेकिन पहला कैरेक्टर R होगा, इसके बाद का फिक्स नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कितने भी लेंथ का हो सकता है नाम। तो जिसका नाम R से स्टार्ट हो रहा है वो सारे रिकॉर्ड का एम्प्लॉई नेम और डिपार्टमेंट यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसा नाम 2 ही है, R, रघु और राघव, हमारे टेबल में 2 ही हैं रो, उनका एम्प्लॉई नेम ये और डिपार्टमेंट HR डिस्प्ले हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेरी है डिस्प्लेइंग नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ दोज एम्प्लॉई हुज नेम एंड्स विथ SH। अब ये बोल रहा है कि जिसका नाम SS से ख़त्म हो रहा है उसका 2 चीज़ें ये नेम और डिपार्टमेंट डिस्प्ले हो। तो सेलेक्ट में तो वही लिखेंगे, सेलेक्ट EMP नेम और डिपार्टमेंट फ्रॉम EMPL एज इट इज रहेगा। वेयर एम्प्लॉई नेम लाइक, जिसका एम्प्लॉई नेम किस तरह का हो, %SH। अब लास्ट में SH हो, परसेंट मतलब यहाँ स्ट्रिंग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, नहीं होगा तब भी SH रहेगा, होगा तब भी लास्ट में SH आएगा, पहले कुछ भी हो सकता है।
तो ऐसे एम्प्लॉई का रिकॉर्ड से एम्प्लॉई नेम और डिपार्टमेंट डिस्प्ले होगा जिसका नाम के लास्ट में SH होगा। तो ऐसे दो आएंगे, दिनेश और महेश हमारे टेबल में है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेइंग नेम एंड डिपार्टमेंट, सेम चीज़ डिस्प्ले करना है ऑफ दोज एम्प्लॉई हुज नेम कंटेंस H एनीवेयर इन द नेम, जिसके नाम में H हो कहीं भी, वो शुरू में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट EMP नेम डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर EMP नेम लाइक %H%। अब यहाँ परसेंट मतलब हो गया कि नॉट फिक्स, H कहीं नहीं कहीं होगा, वो शुरू में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, बीच में हो सकता है। बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं, वो देखते हैं % के बीच में है, इसका मतलब नाम के बीच में होना चाहिए, शुरू में हुआ तो नहीं लेंगे, लास्ट में हुआ तो नहीं लेंगे, नहीं। % मतलब लेंथ इज़ नॉट फिक्स। मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो % H पहले आ गया, दूसरा % में कुछ नहीं तो H बाद में चला गया, दोनों जगह है तो H बीच में कहीं आएगा। तो ऐसे नाम लेना है जिसमें H कहीं न कहीं आया हुआ है, इस पे ध्यान देंगे। अगला आगे बढ़ते हैं, ये % वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हो गया। अब अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग, टेबल हमारा वही है, ये है अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। डिस्प्लेइंग नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ दोज एम्प्लॉय हुज नेम इज ऑफ लेंथ 6। देखिए यहाँ लेंथ उसने फिक्स कर दिया तो आप % यूज़ नहीं कर सकते, अब हम लोग अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। तो सेलेक्ट वही रहेगा, फ्रॉम वही रहेगा, वेयर EMP नेम लाइक 6 फिक्स करना है तो 6 अंडरस्कोर हमने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे नेम जो 6 कैरेक्टर के हैं वो डिस्प्ले होंगे, कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं लेकिन 6 ही होंगे, ना तो ज़्यादा होंगे ना तो कम। ज़्यादा वाले और कम वाले डिस्प्ले नहीं होंगे, सेलेक्ट में नहीं आएंगे। तो ये हमारे टेबल में ये 6 वाले 4 हैं, 4 डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट इज डिस्प्लेइंग नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ दोज एम्प्लॉय हुज नेम इज ऑफ लेंथ 6 एंड थर्ड एंड 6th कैरेक्टर इज H। सेम इसी तरह है लेकिन इसमें एक और कंडीशन दे दिया, ये थर्ड और ये 6 पर H होना चाहिए। तो जहाँ अंडरस्कोर था वहाँ पे हमने H लिख दिया, थर्ड पे और 6 पे, बाकी सब क्वेरी सेम है। तो ऐसा एम्प्लॉई का नाम और डिपार्टमेंट जिसके नेम में तीसरा कैरेक्टर H, छठवां कैरेक्टर H और 6 ही कैरेक्टर का होना चाहिए पूरा नाम। तो ऐसा हमारे टेबल में एक ही मिलेगा महेश का, जो कि इस तरह डिस्प्ले हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है ये पैटर्न मैचिंग का लास्ट हम बता रहे हैं आपको। डिस्प्लेइंग नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ दोज एम्प्लॉय हुज नेम इज ऑफ एट लीस्ट लेंथ 5 एंड स्टार्टिंग विथ R। दो चीज़ दे दिया है कि ये एक तो R से स्टार्ट होना चाहिए, दूसरा उसका लेंथ कम से कम 5 हो, फिक्स नहीं है, लोअर लिमिट फिक्स है, अपर लिमिट कोई फिक्स नहीं है। तो लोअर लिमिट फिक्स करने के लिए अंडरस्कोर और अपर लिमिट को जो फिक्स है उसको हटाने के लिए % दोनों यूज़ करना होगा। ये दोनों क्वेरी एज इट इज रहेंगी क्योंकि वही चीज़ डिस्प्ले करना है, यहाँ तक एज इट इज रहेगा। लाइक पहला बोल रहा है कि जो स्टार्ट करेगा R, तो पहला कैरेक्टर R का होगा और कम से कम 5 का होना चाहिए। तो R 1 हो गया और 4 अंडरस्कोर, ये 5 हो गया। फिर %, मतलब % में अगर कोई वैल्यू आ गई तब तो लेंथ बढ़ जाएगा, नहीं तो 5 का तो रहेगा ही रहेगा जिसका पहला कैरेक्टर R होगा। तो ऐसे एम्प्लॉय का नेम जिसका नाम कम से कम 5 कैरेक्टर को R से स्टार्ट हो रहा है, हमारे टेबल में 2 मिलेंगे, वो 2 यहाँ पर आपको डिस्प्ले होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगेन प्रैक्टिस टाइम। अब आप पेन पेपर उठाइए, ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका क्वेरी लिखिए वीडियो को पॉज करके और वीडियो को आगे बढ़ा के देखिए। मैं सलूशन दे रहा हूँ, कितना सही है कितना गलत है, और गलत का करेक्शन करने की कोशिश करिए। तो आइए सबसे पहले इसका सलूशन देखते हैं।
दो क्वेश्चन है, दो सॉल्यूशन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम ऑफ दोज एम्प्लॉय। डिस्प्ले क्या करना है? केवल एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करना है उस एम्प्लॉय का जिसका डिपार्टमेंट एंड्स विथ लेटर आर, जिसका डिपार्टमेंट आर से ख़त्म होता है। तो डिस्प्ले करना है, सेलेक्ट लिख दिया। एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करना है तो ईएमपी नेम उस कॉलम का नाम लिख दिया। फ्रॉम ईएमपीएल रहेगा, वेयर लगाया। अब क्या बोला है? नाम नहीं बोल रहा है, बोला जिसका डिपार्टमेंट आर से ख़त्म हो रहा है। तो डिपार्टमेंट कॉलम का नाम क्या है टेबल में? DPT। तो हमने लिखा है वेयर DPT लाइक कीवर्ड लगाया और परसेंट के बाद आर लगा दिया। तो ये ऐसे डिपार्टमेंट जो आर से ख़त्म हो रहे हैं उन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले कर देगा। तो इसका सलूशन, पहले का सलूशन ये होगा। दूसरा क्वेश्चन डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ दोज एम्प्लॉय हु ज्वाइंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ऐसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, अब एम्प्लॉय नेम नहीं, पूरा का पूरा रो डिस्प्ले करना है जो अक्टूबर मंथ में ज्वाइन करते हैं। तो हमने लिख दिया सेलेक्ट ऑल, क्योंकि पूरा रिकॉर्ड है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL वेयर जो ज्वाइन करते हैं अक्टूबर मंथ में। तो ज्वाइनिंग वाला कॉलम का नाम क्या है? DOJ। तो हमने लिखा वेयर DOJ लाइक मंथ अक्टूबर हो, अक्टूबर मंथ को हम लोग 10 लिखते हैं। तो हमने लिख दिया %_10 फिर %। दोनों तरफ अंडरस्कोर इसलिए लगाया ताकि वो केवल मंथ को कंपेयर करे। मंथ के दोनों तरफ अंडरस्कोर है। अगर आप दोनों तरफ अंडरस्कोर नहीं करेंगे तो हो सकता है ईयर में 10 मिल जाए तो वो उसको ले लेगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो अंडरस्कोर मंथ के लिए दोनों तरफ अंडरस्कोर लगाएंगे, डेट के लिए एक तरफ अंडरस्कोर लगाएंगे फर्स्ट, लास्ट में कुछ नहीं लगाएंगे। ईयर के लिए सेकेंड वाला अंडरस्कोर लगाएंगे उस तरफ और उसके पहले कुछ नहीं लगाएंगे। तो ये सब ध्यान देना है कैसे सिलेक्शन कराना है आपको। तो सेकंड का क्वेश्चन का आंसर ये होगा। आप मैच करिए अपने आंसर से और जो भी करेक्शन है उसको दूर करिए। आगे बढ़ते हैं। अगेन सेम टेबल। अब एग्रीगेट फंक्शन पे आते हैं। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है? जो एक कॉलम की कई वैल्यू पे वर्क करता है और एक रिजल्ट देता है। जैसे सम फंक्शन है, हमने लिखा सेलेक्ट सम ई सेल, ब्रैकेट में ई सेल दिया। सम एक फंक्शन है तो ब्रैकेट होगा, आर्गुमेंट में कॉलम का नाम दिया तो अब फ्रॉम EMPL लिख दिया। मतलब EMPL टेबल में ई सैलरी कॉलम की वैल्यू को प्लस करके ये दिखाएगा। कॉलम का नाम क्या होगा? जो सेलेक्ट में लिखा है ई सेल, सम ई सेल। अब देखिए टेबल में ई सेल में इतनी वैल्यू है, इनको प्लस कर लेगा और प्लस करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। तो उसने ई सैलरी कॉलम की वैल्यू को प्लस करके यहाँ दिखा दिया। अब इसमें क्वेरी इस तरह की लिखने में बच्चे क्या क्या गलतियाँ करते हैं उसको देख लेते हैं। सेलेक्ट लिखा, सम को ब्रैकेट में डाल दिया, ई सेल यहाँ लिखा, ये गलत है। सम एक फंक्शन है, सम के बाद ब्रैकेट आएगा, उस ब्रैकेट में कॉलम का नाम होगा, मिस्टेक यहाँ पर है। सेलेक्ट लिखा, सम लिखा, ब्रैकेट तो सही लगाया लेकिन ई सेल पे सिंगल कोटेशन लगा दिया। सिंगल कोटेशन वाला मिस्टेक बच्चे बहुत करते हैं। कॉलम का नाम है, कोटेशन में नहीं होगा, तो ये यहाँ पे गलती है। इन गलतियों को आप ध्यान दीजिए, इनको ना करें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेरी उसी का है, सम का। सेलेक्ट सम ई सैलरी फ्रॉम EMPL। अब हमने क्या किया? रो को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। जिसका EMPID 103 से 102 से बड़ा हो और 106 से छोटा हो, उनके ई सैलरी को प्लस करेगा। यानी पूरे टेबल के ई सैलरी को प्लस नहीं करेगा। तो हमारे पास कौन कौन से रो होंगे EMPID वाले? E102, 103, 104, 105। ये 4 रो के ई सैलरी को प्लस करके सम दिखाएगा यहाँ पे। तो आप देख लीजिए 103, 104, 105। (103, 104, 105)
3 होंगे, सॉरी 4 नहीं 3 होंगे। तो 103 वाले ये हैं, इसका सैलरी 48, 104, 42, 105, 39। इसको प्लस करेंगे तो इसका जो प्लस आएगा वो आएगा 12,900। तो आपको ये डिस्प्ले होगा। अगला क्वेरी है सेलेक्ट सम ई सेल कॉमा EMP नेम। अब सैलरी का सम भी करेगा और उसके साथ एम्प्लॉय नेम भी डिस्प्ले करना है, केवल सम नहीं डिस्प्ले करना है। तो एग्रीगेट एक पर लिखा है, उसके साथ बिना एग्रीगेट का कॉलम भी है। कंडीशन वही है, E103 से लेकर E105 तक के रोज़ का सैलरी को प्लस करेगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ये डिस्प्ले हो गया। लेकिन EMP नेम में 3 रो में तो 3 नेम है ना, नेम को तो प्लस नहीं करेगा। तो कौन सा नेम लेगा? तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पहला नाम लेता है, रघु को ले लेगा। इसको ध्यान देंगे, देख लीजिए। E03, E04, E05 प्लस करेंगे 12,900 आएगा। इसमें 3 नेम है, राघव, महेश और अभय। तो इसका पहला नेम लेगा, EMP नेम पहला होगा और ई सैलरी में प्लस होके आएगा। ठीक, तो ये देखिए EMP नेम में ई सैलरी में प्लस हो गया, EMP नेम में पहला नेम ये होगा। इस तरह ये लेता है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एग्रीगेट फंक्शन है मैक्स। मैक्स मतलब उस कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू को ले लेगा। हमने लिखा सेलेक्ट मैक्स ई सेल फ्रॉम EMPL। तो ई सैलरी कॉलम का सबसे बड़ी वैल्यू 50,000 है, तो इसका आउटपुट 50,000। सेलेक्ट मैक्स ई सेल फ्रॉम EMPL। अब हमने रो रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो E03 से लेकर E05 रो में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 48,000 है, वो आपको यहाँ मिलेगी। इसमें मैक्सिमम वैल्यू के साथ EMP नेम अगेन उसी तरह काम करेगा जैसे सम में काम किया था। मैक्सिमम वैल्यू इन तीनों रो में 48,000 है और नेम में पहला नेम लेगा राघव। तो इसका आउटपुट ये होगा। आगे बढ़ते हैं। सेम टेबल हमारा है मीन एग्रीगेट फंक्शन। मैक्स की तरह सेम ये काम करता है, बस आपको ये वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू देगी। ई सैलरी की सबसे छोटी वैल्यू इसका आउटपुट होगा। कॉलम नेम वही होगा जो सेलेक्ट में है और ई सैलरी में कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू 35,000 है, तो इसकी वैल्यू 35,000। हमने रो रेस्ट्रिक्ट कर दिया, पूरा रो नहीं लिया। तो E103 से E105 के बीच में उनको लेते हुए उनमें सबसे छोटी वैल्यू हमको 39,000 मिलेगा, तो इसका आंसर 39,000 होगा। अब ये मिनिमम के साथ EMP नेम भी डिस्प्ले करना है, तो मिनिमम वैल्यू तो वही होगी जो इसकी है। EMP नेम उन तीनों रो के नेम में सबसे पहला नेम राघव है, तो EMP नेम में राघव आएगा। सेम मैक्स की तरह ये भी काम करेगा, वैल्यू मिनिमम लेगा। अगला सेम टेबल एवरेज। एवरेज क्या करेगा? EMP सैलरी ई सैलरी की वैल्यूज को प्लस करेगा और उनको नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर देगा। ध्यान रखिए, यहाँ पर नल को काउंट नहीं करेगा, डिवीजन में नल काउंट नहीं होगा। देख लीजिए, ये ई सैलरी प्लस कर लेंगे, नॉन नल वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5, सबको प्लस करके 5 से डिवाइड करेगा, 7 से डिवाइड नहीं करेगा। तो एवरेज में ध्यान दीजिए, नल को कंसीडर नहीं करेगा, तो वो डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर ये मिलेगा। अब हमने यहाँ रो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, E103 से E105 में सारी सैलरी को प्लस कर लेगा और जो नॉन नल रोज हैं उस नंबर से डिवाइड करेगा। जैसे देखिए 103, 104, 105, इसमें 2 ही वैल्यू हैं, एक नल है, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, 3 से नहीं, नल वाला नहीं काउंट होगा। तो आपका एवरेज 43,500 मिलेगा। सेम प्रीवियस मिन मैक्स की तरह उसके साथ EMP नेम भी डिस्प्ले करना है। तो एवरेज तो सेम आ गया। अब वहाँ पे 3 नाम है,
3 रो है, 3 नाम है, तो पहला नाम राघव है, राघव पहले नाम को ले लेगा वो। तो ये एवरेज का आ गया। आगे बढ़ते हैं काउंट। काउंट क्या करता है, किसी कॉलम की नॉन नल वैल्यू को काउंट करेगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, नल वाले को काउंट नहीं करता है। जैसे हमने लिखा सेलेक्ट काउंट ई सेल, तो ई सैलरी कितनी है बिना नल वाली वो काउंट हो जाएगी। तो हमारे टेबल में देखिए बिना नल वाली कितनी है, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आ गया। सिमिलरली हमने रो रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो E103 से 105 तक 2 ही रो में वैल्यू है सैलरी में, डिपार्टमेंट में, सॉरी हमने क्या लिखा है, सेलेक्ट काउंट डिपार्टमेंट, लेकिन रो फिक्स किया है। तो E103 से 105 तक में डिपार्टमेंट में जितनी नॉन नल वैल्यू हैं वो इसका आंसर होगा। ये देखिए 3 4 5, इसमें नॉन नल वैल्यू कितनी है, 2 ही हैं, 1 नल है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। अब इसके साथ आपने इसके साथ ही एमपी नेम भी दे दिया है, तो काउंट तो वही आएगा, E102 से बड़ा और 106 से छोटा, यानी E103 से 105 तक में ई सैलरी जितनी नॉन नल है वो 2 है, 2 आपको यहाँ मिलेगा। EMP नेम 3 है, तीनों नेम में सबसे पहला नाम राघव होगा, तो यहाँ पे राघव आएगा, EMP नेम में राघव मिलेगा, पर इसका आउटपुट ये होगा। अब आ जाते हैं काउंट ऑल, स्टार मतलब ऑल। सेलेक्ट काउंट ऑल फ्रॉम EMPL। काउंट ऑल क्या करता है, रो को काउंट करता है, उस टेबल में कितने रोज़ हैं। तो हमारे टेबल में 7 रो थे, 7 इसका आंसर होगा। ध्यान रहे, रो में चाहे नल हो चाहे नॉन नल हो, सबको काउंट करेगा ही। दूसरा सेलेक्ट काउंट ऑल फ्रॉम EMPL वेयर रेस्ट्रिक्शन कर दिया, E103 से 105 में कितने रो हैं, 3 रो मिलेंगे, तो इसका आंसर 3 है। एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछता है, डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट ऑल, क्या डिफरेंस है। तो काउंट क्या करता है, किसी कॉलम पे लगता है और वो उस कॉलम की नॉन नल वैल्यू को काउंट कर लेता है। सो इट काउंट्स नॉन नल वैल्यूज ऑफ अ कॉलम। लेकिन काउंट ऑल पूरे टेबल पे लगता है और उस टेबल में कितने रो हैं, रिकॉर्ड हैं, उसको काउंट कर लेता है, भले ही उसमें नल हो। तो ये डिफरेंस ज़रूर याद रखें, क्वेश्चन आता है, लिखना पड़ता है इसका आंसर। अगेन प्रैक्टिस टाइम। अब जितना हमने पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, पेन पेपर उठाइए, वीडियो को पॉज करिए, आंसर लिखिए और वीडियो को आगे बढ़ा के आंसर देखिए और करेक्शन जो भी है उसको करके प्रैक्टिस करिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 2 क्वेश्चन है, तो 2 हमने आंसर दोनों का इस तरह लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 1 ईयर। उन से एम्प्लॉय का एवरेज निकालना जिसका एक्सपीरियंस एक साल से ज़्यादा हो। यहाँ 1 लिखा है, एक्चुअली ये 15 ईयर होगा, जिसका हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर। तो हम लोग डिस्प्ले के लिए सेलेक्ट लिख दिए। एवरेज सैलरी निकालना है, एवरेज का कोई कॉलम नहीं होता है, एग्रीगेट फंक्शन लगाना है, सैलरी का कॉलम है ई सेल, तो ई सेल पे AVG लगा दिया हमने, एग्रीगेट फंक्शन। फ्रॉम EMPL रहेगा, रो को रेस्ट्रिक्ट किया इसने जिसका एक्सपीरियंस 15 साल से ज़्यादा हो, तो हमने लिख दिया वेयर EXP ग्रेटर देन 15। ये पहले क्वेश्चन का सलूशन है। दूसरा डिस्प्ले टोटल सैलरी, टोटल मतलब सम के लिए सम लगाएंगे फंक्शन, डिस्प्ले करना है, सेलेक्ट लिखा, टोटल के लिए सम लगाया, सैलरी का टोटल करना है, ई सेल लिख दिया, फ्रॉम EMPL और लिखा है जिसका डिपार्टमेंट CS हो, तो ये रो को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कंडीशन दिया है, तो हमने वेयर में लिख दिया वेयर DEPT इक्वल टू CS रो की वैल्यू है, स्ट्रिंग है, इसलिए सिंगल कोटेशन में देना है। तो ये सलूशन हो गया दूसरे क्वेश्चन का। आप अपने सलूशन से मैच करिए और करेक्शन करने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज क्या होता है,
ये क्लॉज है यूज फॉर सॉर्टिंग द रिकॉर्ड्स। जो रो है, रिकॉर्ड है, उसको सॉर्टिंग करने के लिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करने के लिए ऑर्डर बाई क्लॉज यूज होता है। बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड को सॉर्ट करता है। जैसे हमने लिखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPL ऑर्डर बाय EXP, तो ये सभी रो को पूरे रो को डिस्प्ले करेगा एम्प्लॉय टेबल के, लेकिन कैसे? एक्सपीरियंस के बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा एक्सपीरियंस वाला पहले आएगा, ये देखिए 10। अब 10 केवल एक्सपीरियंस ऊपर नीचे नहीं होगा, सबसे छोटा एक्सपीरियंस ऊपर आ गया तो उसका ई सैलरी, उसका DOJ, वो पूरा का पूरा रो ऊपर आएगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, इधर वाला सेम रखेंगे, एक्सपीरियंस में ऊपर नीचे कर देते हैं। नहीं, रिकॉर्ड सॉर्टिंग होगा। 10 एक्सपीरियंस वाला पूरा रो सबसे ऊपर, फिर अगर 10 है तो दूसरा उसके नीचे, फिर 12 वाला रो, फिर 12 वाला, फिर 13 वाला, फिर 15 वाला, इस तरह पूरा रो एक्सपीरियंस के वैल्यू के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। ऑर्डर बाय EXP, अगर आपने कुछ नहीं लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्ट होगा। और यहाँ पर सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर बाय EXP ASC लिख दिया। ASC मतलब असेंडिंग, तब भी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। आप लिखेंगे ASC तब भी इंक्रीजिंग, नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ASC ले लेगा और इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए आपको DESC लिखना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPL ऑर्डर बाय EXP DESC। DESC मतलब एक्सपीरियंस के डिसेंडिंग ऑर्डर में रो को सॉर्टिंग करेगा। तो सबसे बड़े एक्सपीरियंस वाला रो सबसे ऊपर होगा, 15 वाला, फिर 13 वाला, फिर 12 वाला, फिर 10 वाला, इस तरह रो सॉर्टिंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपने ऑर्डर बाई में 2 कॉलम पे सॉर्टिंग लगाया है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPL ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट असेंडिंग, ई सैलरी डिसेंडिंग। तो ये क्वेरी क्या करेगा, पहले डिपार्टमेंट के हिसाब से सॉर्टिंग कर लेगा। अब डिपार्टमेंट तो स्ट्रिंग है, सॉर्टिंग कैसे होगा? तो स्ट्रिंग में सॉर्टिंग अल्फ़ाबेट के हिसाब से होता है। जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको सबसे छोटा माना जाता है। जैसे A छोटा होगा, फिर B उससे बड़ा होगा, फिर C। तो जो डिपार्टमेंट A से शुरू होता है वो पहले आएगा, इसके बाद B से शुरू होने वाले आएंगे, इसके बाद C से, इस तरह सॉर्टिंग होगा असेंडिंग में। यहाँ ASC लिखे हैं, नहीं लिखेंगे तब भी ASC हो जाएगा। तो पहले वो डिपार्टमेंट के हिसाब से रो का सॉर्टिंग हो जाएगा। तो CS डिपार्टमेंट वाले पहले आ गए, फिर H आएगा तो HR वाले बाद में आ गए, फिर I आएगा तो I वाले सबसे लास्ट में आएंगे, I वाले रो, IT वाले रो, CS वाले, HR वाले, IT वाले। अब देखिए CS में 2 है, इन दोनों में ऊपर नीचे कैसे होगा, वो ई सैलरी के हिसाब से होगा। ई सैलरी डिपार्टमेंट जहाँ रिपीट हो रहा है उसका ई सैलरी डिसेंडिंग में होना चाहिए। तो यहाँ ऑलरेडी देखिए ऊपर बड़ा है, नीचे कुछ नहीं, मतलब ये छोटा माना जाएगा। HR में देखिए 3 है, सबसे बड़ी सैलरी वाला ऊपर, उसके बाद उससे छोटी सैलरी, उससे छोटी सैलरी। इन तीनों में सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, इन दोनों में भी सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो दूसरा वाला जो सॉर्टिंग है वो तभी काम करेगा जब पहले वाले जो डिपार्टमेंट पे, पहले वाले कॉलम पे जो सॉर्टिंग लगी है उसमें रिपीटेड वैल्यू है, तभी दूसरा काम करेगा, नहीं तो इसका कोई रोल नहीं है। तो आप ऑर्डर बाई कई कॉलम पे लगा सकते हैं। आगे वाले कॉलम तभी काम करेंगे जब उनकी प्रीवियस कॉलम में रिपीटेड वैल्यू हैं, नहीं तो उनके यूज़ का कोई मतलब नहीं है। आंसर वैसे ही आएगा जैसा एक पर लगाने से आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए सेलेक्ट EMP ID EMP ने। अब हमने पूरा रो नहीं डिस्प्ले किया है, 2 ही कॉलम डिस्प्ले करा है, EMP ID और EMP नेम डिस्प्ले कराया है। फ्रॉम EMPL ऑर्डर बाय EMP नेम, EMP नेम के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अल्फ़ाबेट A वाले EMP नेम पहले आएंगे, फिर B वाले, फिर C वाले, जो ABC से स्टार्ट होते हैं इसी तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने ASC नहीं लिखा है।
या DSC नहीं लिखा है तो असेंडिंग लेगा वो। उन सभी रिकॉर्ड का केवल एम्प्लॉई ID और उनका नेम ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। अब कुछ मिस्टेक देख लीजिए। सेलेक्ट EMP नेम, EMP ID, EMP नेम फ्रॉम EMPL सॉर्ट बाई, ये कोई कीवर्ड नहीं होता, ऐसा लिखेंगे तो एरर है। सेलेक्ट EMP ID, EMP नेम फ्रॉम EMPL ऑर्डर बाई, सिंगल कोटेशन आपने लगा दिया कॉलम पे तो वो भी गलत है। कॉलम के नाम में सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। सेम टेबल है। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप बाई कमांड। ग्रुप बाई क्लॉज क्या करता है? सिमिलर वैल्यू का ग्रुप बना देता है। जैसे हमने लिखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPL ग्रुप बाई DEPT, तो डिपार्टमेंट में जो सेम वैल्यू है उनका एक ग्रुप बनाएगा, सेम वैल्यू का ग्रुप बन जाएगा। CS का एक ग्रुप होगा, HR का एक ग्रुप होगा, IT का एक ग्रुप होगा। आप देख लीजिए सेम वैल्यू वाले कौन है? CS के 2 हैं तो इनका एक ग्रुप बनेगा, IT के 2 हैं तो इनका एक ग्रुप बनेगा, HR के 3 हैं तो इनका एक ग्रुप बनेगा, 3 ग्रुप बनेगा। और पहले कौन सा आएगा? CS आएगा, फिर HR, फिर IT। वो इसलिए क्योंकि ग्रुप बाय क्लॉज ग्रुप बनाने के साथ साथ असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग भी करता है। तो वो ग्रुप जो अल्फ़ाबेट A से शुरू होता है पहले आएगा, उसके बाद B से शुरू होने वाला आएगा, उसके बाद C से शुरू होने वाला आएगा। तो देखिए CS वाला पहले ग्रुप आ गया, HR वाला बाद में, फिर IT वाला। सेलेक्ट ऑल हमने लिखा है, केवल ग्रुप लिखते तो यही 3 ग्रुप डिस्प्ले होता। ऑल में बाकी कॉलम की वैल्यू कैसे आएंगी? जरा देखिए, CS में 2 रो हैं, ये 2 रो हैं, ग्रुप तो एक ही बना, बाकी सब में 2-2 वैल्यू हैं, तो कौन सा वैल्यू आएगा? तो क्वेरी क्या करता है? ग्रुप का पहला वैल्यू ले लेगा। अब CS ग्रुप में एम्प्लॉय ID ये लेगा 105, नेम में अभय लेगा, DOJ में ये लेगा, सैलरी में 39 और 10 लेगा एक्सपीरियंस, नीचे वाला नहीं लेगा। ग्रुप वही है लेकिन बाकी सभी वैल्यूज़, ग्रुप को छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज़ पहली वैल्यू होती हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। इसी तरह HR में ग्रुप तो HR है, उसमें 3 रो हैं, लेकिन बाकी सभी कॉलम की वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू को लेगा, बाकी 2 को छोड़ देगा। इसी तरह IT में भी ग्रुप IT होगा लेकिन उसकी बाकी कॉलम की वैल्यू फर्स्ट रो की वैल्यू होंगी, बाकी को छोड़ देगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप बाई जब एग्रीगेट फंक्शन के साथ लगता है तो ज़्यादा यूज़फुल होता है। आगे वही है, यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, सेलेक्ट AVG ई सैलरी का एग्रीगेट और डिपार्टमेंट डिस्प्ले करना है फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट का ग्रुप भी बनाना है और उसको डिस्प्ले भी करना है, प्लस हर एक डिपार्टमेंट के ग्रुप का एवरेज सैलरी। अब ये सैलरी ई सैलरी कॉलम की पूरी वैल्यू की एवरेज नहीं होगी। अब एक ग्रुप के ई सैलरी का एवरेज निकलेगा, फिर दूसरे ग्रुप के ई सैलरी का एवरेज निकलेगा। तो आप देखिए CS में 2 रो हैं, CS ग्रुप में सैलरी कितनी है? 2 है, इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इनका एवरेज आएगा और ग्रुप का नाम होगा CS। तो देखिए CS का एवरेज ये आ गया। कहने का मतलब ये है कि अब जो एवरेज निकलेगा वो ग्रुप का एवरेज निकलेगा, पूरे कॉलम का एवरेज नहीं निकलेगा। इसी तरह अगला होगा HR में 3 वैल्यू हैं, 1 2 3, इन तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करेगा और HR का नाम HR देगा, तो वो आपका आएगा HR 46666। इसी तरह IT में है, IT में 2 वैल्यू हैं, प्लस करके 2 से डिवाइड करेगा 41,000 एवरेज आएगा। तो 3 ग्रुप 3 एवरेज। अगर ग्रुप बाई नहीं होता तो केवल एक ही एवरेज आता, पूरे कॉलम का एक एवरेज डिस्प्ले करता। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ग्रुप को सॉर्टिंग करने के लिए हैविंग क्लॉज लगा जाता है, ग्रुप को फिल्टर करने के लिए। ग्रुप ना हो तब रिकॉर्ड को फिल्टर करना है तो वेयर क्लॉज लगता है, लेकिन ग्रुप है और आपको फिल्टर करना है
कंडीशन लगाना है तो हैविंग क्लॉज लगेगा। तो यहाँ पर एक क्वेरी लिखा गया है, सेलेक्ट AVG ई सेल कॉमा DEPT फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग एक्सपीरियंस लेस देन 13। इसमें ध्यान देना है जहाँ पे जिस कॉलम पे ग्रुप बाय लगा हुआ है वो कॉलम सेलेक्ट में होना चाहिए, नहीं तो एरर दिखाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सेलेक्ट एवरेज ई सेल, हमको सैलरी का एवरेज निकालना है, केवल डिस्प्ले करना है, लेकिन हमको ये भी डिस्प्ले में देना होगा क्योंकि इस पर ग्रुप बाई लगा है। तो ये वाला डिपार्टमेंट जो सेलेक्ट में है वो क्वेश्चन में नहीं पूछे तब भी आपको लगाना है। तो ऐसे रोज जिनका एक्सपीरियंस 13 से कम है उनका डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी डिस्प्ले होगी और डिपार्टमेंट भी डिस्प्ले होगा। तो 13 से कम वाले दो ही हैं, HR और CS। IT में 15 है जो कि 13 से ज़्यादा है तो उसको नहीं लेगा। CS का एवरेज ये आएगा, HR का एवरेज ये आएगा। अब आप ध्यान दीजिए, हैविंग ग्रुप बाई के बाद में आएगा क्योंकि हैविंग ग्रुप को फिल्टर करने के लिए लगता है, इसलिए ग्रुप बाई के बाद में आएगा। इसको ग्रुप बाई के पहले कर देंगे तो वो सेलेक्ट पे लगने लगेगा जो कि एरर देगा। तो आप ध्यान दीजिए, हैविंग जब भी आएगा ग्रुप बाई के बाद में आएगा और ग्रुप बाई में जो कॉलम होगा वो सेलेक्ट में भी रहना है। ये दो चीज़ें आप परफेक्टली ध्यान दीजिएगा। इस पर बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है, हैविंग को पहले दे देगा, डिपार्टमेंट को वहाँ नहीं लिखेगा, बोलेगा क्या गलतियाँ हैं, इसको करेक्ट करके लिखिए। तो आपको वही करना होगा, हैविंग को ग्रुप बाई के बाद में और डिपार्टमेंट को वहाँ लिखना है। और वेयर आप लिखेंगे तो वो ग्रुप बाई के पहले होगा। ग्रुप बाई के साथ वेयर लगा सकते हैं लेकिन ग्रुप बाई के पहले होगा तो वो सेलेक्ट को फिल्टर करेगा, ग्रुप बाई को फिल्टर नहीं करेगा। कुछ मिस्टेक्स जो होती हैं वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये है, सेलेक्ट AVG ई सेल EXP लिख दिया, ग्रुप बाई डिपार्टमेंट लिखा हमने, लेकिन यहाँ पर DEPT मेंशन नहीं किया, EXP लिखा, तो ये एरर दे देगा। ग्रुप बाई में जो है वो सेलेक्ट में होना ज़रूरी है। दूसरा, सेलेक्ट AVG ई सेल डिपार्टमेंट लिखा, फ्रॉम EMPL हैविंग को ग्रुप बाई के पहले लिख दिया। यहाँ ग्रुप बाई लिखा, डिपार्टमेंट यहाँ लिखा, वो तो ठीक है, लेकिन हैविंग ग्रुप बाई के बाद होना चाहिए, पहले लिख दिया, तो ये भी एरर देगा। तो इस तरह का एरर आप ध्यान दीजिए ना हो। अब वेयर क्लॉज जब भी लगाएंगे ग्रुप बाई के पहले वो वर्क करेगा। अगर आप वेयर लगाते हैं, हैविंग नहीं लगाते, तो ग्रुप बाई में डिपार्टमेंट जो जिस कॉलम पे ग्रुप बाई है उसको यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रुप बाई डिपार्टमेंट दिया, सेलेक्ट में भी डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, तो क्या करेगा, जिसका एक्सपीरियंस लेस देन 13 है उनका एवरेज निकाल के डिस्प्ले करेगा, एवरेज सैलरी। यहाँ पर देखिए वेयर यूज हुआ है तो ग्रुप बाई के पहले यूज़ होगा। यहाँ पर देखिए ग्रुप बाई डिपार्टमेंट है लेकिन यहाँ EXP लिखा है तो ये एरर नहीं दिखाएगा क्योंकि यहाँ पर हैविंग नहीं है, वो हैविंग के साथ ही कंडीशन है। तो ये करेक्ट रिजल्ट देगा। डिपार्टमेंट का ग्रुपिंग करेगा लेकिन डिस्प्ले में एक्सपीरियंस लेगा, डिपार्टमेंट नहीं लेगा क्योंकि सेलेक्ट में हमने EXP दिया हुआ है। ऐसे रिकॉर्ड जिनका एक्सपीरियंस 13 से कम है उनकी सैलरी का एवरेज डिपार्टमेंट वाइज और एक्सपीरियंस दिखाएगा, डिपार्टमेंट वाइज दिखाएगा, ग्रुप वाइज। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मिस्टेक क्या होती है देखिए, अगर आपने ग्रुप बाई यूज़ किया और वेयर बाद में लिख दिया तो ये एरर है। ग्रुप बाई के बाद में हैविंग लगेगा, ग्रुप बाई के पहले वेयर लगेगा। एकदम पक्का इसको याद करके रखेंगे, वेयर ग्रुप बाई के पहले, हैविंग ग्रुप बाई के बाद में। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हमने लिखा सेलेक्ट काउंट ऑल कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम EMPL ग्रुप बाई डिपार्टमेंट। तो ये क्या करेगा, क्वेरी डिपार्टमेंट का ग्रुप बना लेगा और उस ग्रुप में कितने रो हैं काउंट कर लेगा। काउंट ऑल रो काउंट करता है, लेकिन अब ग्रुप वाइज काउंटिंग करेगा, पूरे टेबल का काउंट नहीं करेगा। तो CS ग्रुप पहले होगा
उसमें कितने रो हैं? 2, तो 2 हो गए। HR ग्रुप बाद में आया उसमें कितने रो मिलेंगे आपको? 3, रिकॉर्ड 3 है। IT वाले 2 हैं, तो ये इसका आउटपुट 2 हो गया। तो इस क्वेरी का आउटपुट ऐसे मिलेगा, काउंट ऑल इस तरह काम करेगा। दोस्तों अब हम चलते हैं टेबल ज्वाइनिंग पे। 2 टेबल को ज्वाइन करने का कमांड क्या है? ज्वाइनिंग मतलब ये आपके कंप्यूटर में जो 2 टेबल हैं वो आपस में ज्वाइन नहीं होंगे, ये क्वेरी में ज्वाइन होकर डिस्प्ले होगा। तो मान लीजिए ये 2 टेबल हैं, पहला टेबल है EMPL, दूसरा डिपार्टमेंट। पहले में 4 कॉलम है, दूसरे में भी 4 कॉलम है। एक कॉलम दोनों में कॉमन है, EMPID यहाँ भी, EMPID यहाँ भी है, और भी कॉमन हो सकते हैं लेकिन अभी तक ये है। तो ये हमारा EMPL है, ये डिपार्टमेंट है। तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्वेरी लिखा है। क्वेश्चन आता है राइट ए क्वेरी टू ऑब्टेन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 टेबल, तो टेबल दिया रहेगा। तो हमने क्या लिखा? सेलेक्ट ऑल, सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, फ्रॉम EMPL कॉमा डिपार्टमेंट। फ्रॉम में पहले, इसके पहले हमने केवल एक टेबल दिया है, अब हमने कॉमा करके 2 टेबल दिया, तो जो रिजल्ट आएगा दोनों टेबल से आएगा। रिजल्ट कैसे आएगा वो ज़रा देखिए। इसमें 4 कॉलम है, तो फर्स्ट 4 कॉलम, ये पहले 4 कॉलम किसके होंगे? इस टेबल के होंगे। और ये जो 4 कॉलम होंगे वो दूसरे वाले टेबल के होंगे इसके, क्योंकि ये टेबल क्वेरी में पहले आया EMPL, डिपार्टमेंट बाद में आया है, तो EMPL वाला कॉलम पहले, डिपार्टमेंट वाला बाद में। अब ज़रा देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है मैथ में? ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ 2 सेट। तो यहाँ पे टेबल को सेट मान लीजिए, और जो एलिमेंट होते हैं, वैल्यूज होते हैं, वो एक रो होगा। तो यहाँ पर टेबल में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ रोज या रिकॉर्ड ऑफ 2 टेबल्स, दोनों टेबल की रो आपस में कम्बिनेशन बनाएंगे। अब देखिए ये 4 रो, ये 4 रो, एक ही रो है ये फर्स्ट वाला, इसका पहला रो इसके चारों से कम्बिनेशन बनाएगा। देखिए ये 4 अलग अलग है, ठीक। इसका पहला रो इससे कम्बिनेशन बनाया तो 1 बन गया यहाँ से यहाँ तक। इसका पहला ही है, इसके दूसरे से कम्बिनेशन बनाया तो दूसरा रो बन गया। इसका पहला ही है, इसके तीसरे से बनाया तो ये रो बना। इसका पहला रो इसके चौथे से बनाया तो ये रो बना। एक रो 4 से मिलकर 4 बना है। इसी तरह दूसरा रो इन चारों से बनाएगा, नेक्स्ट 4 ये बनेगा। इसका तीसरा इन चारों से बनाएगा तो अगला 4, ठीक है, अगला 4 यहाँ से होगा। इसका चौथा रो इन चारों से बनाएगा तो अगला 4 ये वाला पोर्शन। तो 4 इसके चारों इसके 4 से कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो टोटल 16 रो बनेगा। तो जो फाइनली इस क्वेरी का आउटपुट आएगा ये टेबल बनेगा, जिसमें इन दोनों के कॉलम होंगे और इन दोनों का रो का मल्टीप्लिकेशन रो होगा। यानी कि इसकी डिग्री अगर 4 है, 4 कॉलम है, इसकी डिग्री 4 है, 4 इसके हैं, तो जो टेबल कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनेगा उसकी डिग्री 8 होगी। 4 इसका प्लस 4 इसका, कॉलम प्लस होंगे। कार्डिनलिटी मतलब रो कितने हैं इसमें? इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो जो फाइनल टेबल बनेगा उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? 4 × 4 16 होगा। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है, 2 टेबल दिया है, पहले टेबल में डिग्री 4 है, दूसरे में 3 है, पहले में कार्डिनलिटी 3 है, दूसरे में 5 है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसकी डिग्री क्या होगी, कार्डिनलिटी क्या होगी? तो आप लिखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिग्री दोनों का प्लस कर लेंगे, पहले में 4 है, दूसरे में 3 है, तो फाइनल जो आएगा डिग्री उसका 7 हो जाएगा। कार्डिनलिटी इधर 3 है, इधर 5 है, तो जो फाइनल टेबल होगा उसका कार्डिनलिटी 3 × 5 15 हो जाएगा। कार्डिनलिटी में रो का मल्टीप्लिकेशन करना है, डिग्री में कॉलम को प्लस करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्वेरी ये है। इसमें आप टेबल को
आगे हाँ सीक्वेंस उल्टा कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट कॉमा EMPL कर देंगे तो इसके रो पहले आएंगे, इसको रो बाद में आएंगे, रो 16 ही बनेंगे लेकिन सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद इक्वी ज्वाइन आता है। इक्वी ज्वाइन मतलब दो टेबल को ज्वाइन करना है किसी न किसी कॉलम की इक्वलिटी पे। यही दो टेबल हम ले लेते हैं तो हमने लिखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPL कॉमा डिपार्टमेंट वेयर में हमने क्या लिखा, EMPL डॉट EMPID, EMPL का EMPID इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट EMPID, सॉरी डिपार्टमेंट डॉट EMPID। ज्वाइन तो करेंगे लेकिन रो वही कंबाइन होंगे जिसका इस टेबल का EMPID उस टेबल के EMPID से मैचिंग कर रहा हो। तो पहला रो देखिए इसका E01 उसके E01 से ही रो बनाएगा। तो पहला रो देखिए यहाँ पर ये बना, देख रहे हैं, पहले टेबल का E01 दूसरे टेबल का E01। अब इसका E01 इन सब से नहीं बनाएगा क्योंकि ये कंडीशन लिखा हुआ है EMPID दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों टेबल का। E03 यहाँ भी है, यहाँ भी है, E03 वाला बन जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन इससे बन जाएगा, ठीक, इसका कॉम्बिनेशन इससे बन गया। E04 यहाँ है, यहाँ भी है, इसका कॉम्बिनेशन इससे बन जाएगा। ये E06 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो इसका नहीं बनेगा। E02 यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसका नहीं बनेगा। तो जो आउटपुट आएगा फाइनली आपका ये आएगा, इस क्वेरी का आउटपुट ये होगा। इस तरह दो टेबल को इक्वी ज्वाइन कर सकते हैं। इक्वी ज्वाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों कॉलम की इक्वलिटी को हमने यहाँ वेयर में दिया हुआ है। अब लास्ट हम पढ़ते हैं नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन में बहुत माइनर डिफरेंस है। बस इक्वी ज्वाइन में ध्यान दीजिए, दोनों टेबल में एक कॉमन कॉलम है EMPID, तो EMPID दो बार आया हुआ, एक यहाँ, एक इस टेबल का, एक इस टेबल का। लेकिन इक्वी ज्वाइन में ज्वाइन ऐसे इक्वलिटी पर ही होगा लेकिन जो रिपीटेड कॉलम है वो एक ही बार आएगा। देखिए, देख रहे हैं, नेचुरल ज्वाइन क्वेरी क्या लिखनी होगी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPL नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब कॉमा करके नहीं चलेगा। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPL नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट, तो नेचुरल ज्वाइन इक्वी ज्वाइन ही होता है। बस डिफरेंस ये है कि जो EMPID यहाँ इसका आ रहा था वो नहीं आएगा, केवल एक ही का आएगा क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू होती है। तो वह एक ही बार, रिपीटेड कॉलम एक बार आएगा, बाकी रो का कॉम्बिनेशन उसी तरह बनेगा। तो नेचुरल ज्वाइन में कॉलम जो कॉमन है दोनों टेबल में वो एक बार आएगा, मतलब कि फाइनल जो टेबल आएगा उसकी डिग्री एक कम हो जाएगी। अगर एक रिपीटेड कॉलम है, दो रिपीटेड कॉलम है जिस पे ज्वाइनिंग हो रही है तो दो कम हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन में। अदरवाइज रोज़ का कॉम्बिनेशन इक्वलिटी पे ही बनेगा। E01 वाला इसमें भी E01 से कंबाइन करेगा, E03 वाला E04 करेगा, E04 से होगा, E06 नहीं है, नहीं होगा, E02 नहीं है तो कंबाइन नहीं होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगला वीडियो जो कि बोर्ड के क्वेश्चन का सलूशन होगा, मैं उसको रिलीज़ करूँगा अभी। आप इन सब पे प्रैक्टिस करिए। खाली टाइम पे अगर आपको अदर सब्जेक्ट से टाइम मिलता है और आपको समझना है तो वीडियो को देखिए और साथ में पेन पेपर रखिए, सलूशन करते जाइए। क्वेश्चन वाला वीडियो जैसे हम डालेंगे उसको ज़रूर करिएगा, वो आपके बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन में आपको ज़रूर मार्क्स बढ़ाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।